नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये जो शक्तिमान सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, जो आंसर राइटिंग के टिप्स हैं, जो आंसर राइटिंग करने से पहले हमको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए स्टार्ट करने से पहले। तो ये इसकी शक्तिमान सीरीज़ का तीसरा वीडियो है जो शक्तिमान से ही प्रेरित है, और ये आंसर राइटिंग का शक्तिमान ही बना देगा आपको। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना। तो 2 सीरीज़ में बता चुका हूँ आपको। उसमें पहले वाले में मैंने सिलेबस वगैरह बताया था, सेकंड वाले में बताया। फिर अब आप आ जाओ प्रश्नों को डिकोड कैसे करें। आपके सामने क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे, कितने भाग होते हैं उसमें, ये सब इसमें हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो पर आगे। प्रश्नों को डिकोड कैसे करें, कि आखिर प्रश्न पूछना क्या चाहता है, उसका परिचय कैसे लिखा जाएगा, उसका इंट्रोडक्शन कैसे होगा, उसकी बॉडी में क्या लिखा जाएगा, सारे पार्टों को कंप्लीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, है ना। उस तरीके से हम इसको देखेंगे। अच्छा, प्रश्नों को डिकोड करने की ज़रूरत क्यों होती है? ज़रूरत क्यों है? अच्छा उत्तर लिखने के लिए, परीक्षक उत्तर में क्या पहचान करता है ये पहचानने के लिए, है ना। प्रश्नों को डिकोड क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अच्छा उत्तर लिखा जाता है इससे। अगर प्रश्नों को डिकोड कर लिया जाए कि कितने पार्ट है इसमें, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या उसके मुख्य भाग है, फोकस पॉइंट क्या है इसका, वो तोड़ेंगे आज, ठीक है। चलिए, आपको पता है कि जीएस के पेपरों में प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 20, ठीक है। और उसमें से 20 प्रश्न में से 10 होते हैं शॉर्ट और लॉन्ग होते हैं 10। शॉर्ट क्वेश्चन 8 नंबर के होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन 12 नंबर के होते हैं। और इनको मिलती है पेज 2 मुद्रित प्रश्न मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और 3 मुद्रित प्रश्न मिलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ये औसत समय है, ऐसा नहीं कि 7 मिनट में ही। अगर कोई क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है और जब रटा हुआ है पूरी तरह से, तो वो 5 मिनट में भी कर लो। औसत समय 7 मिनट बांटो तो 10 क्वेश्चन के लिए कितना हो जाता है? 70 मिनट। अगर औसत समय हम 11 मिनट बांटें पर क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग वालों के लिए, तो समय होता है 110 मिनट। और टोटल हमारे को मिलते कितने? 3 घंटे, जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। तो ये 3 घंटे इस तरीके से 180 मिनट को हमने डिवाइड कर लिया, ओके। शॉर्ट प्रश्न जो आते हैं वो प्रश्न में विषय का संक्षिप्त विवरण होता है। कोई किसी भी विषय पर पूछा जाएगा तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेगा। प्रश्न में विषय जो होगा उसका संक्षिप्त विवरण होगा। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में हो सकता है कि विस्तृत विश्लेषण हो, प्रश्न के कई आयाम शामिल हो सकते हैं। हम प्रश्न पे ही बात कर रहे हैं ना, प्रश्न को डिकोड करना, तो उसकी शुरुआत कर रहे हैं हम, ठीक है जी। ये इम्पोर्टेंट है जो आगे आप देख रहे हो। प्रत्येक प्रश्न को निम्नलिखित पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से पहलू हैं? पहला पहलू परिप्रेक्ष्य, देखिए आप। बैकग्राउंड, इसको आप कॉन्टेक्स्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यह वो विस्तृत विषय वस्तु है जिस पर प्रश्न आधारित है। क्या है? प्रश्न। ये क्या है? एक विस्तृत विषय वस्तु है जिस पर प्रश्न आपका आधारित होगा। तो आप कॉन्टेक्स्ट देखोगे, क्योंकि प्रश्न आएगा तो हम ये देखेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में। जैसे हम नॉर्मली भी बातें करते हैं, कोई चीज़ हमारे समझ में नहीं आती तो हम कहते हैं यार ये जो तुमने बात कही है ये किस संदर्भ में कही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोली है, किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हो तुम ये। तो वो हम प्रश्न के अनुसार देखेंगे कि प्रश्न में क्या कॉन्टेक्स्ट है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखते हैं वो देखेंगे मुख्य बिंदु, फोकस पॉइंट क्या है उस क्वेश्चन में। और फोकस पॉइंट क्या बताता है? वो विशेष विषय जिस पर वास्तव में सूचना तर्क लिखे जाने की अपेक्षा की जाती है। फोकस पॉइंट, नाम से याद आ रहा है फोकस पॉइंट, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या देखोगे आप? और आप देखते हो तीसरे में अपेक्षित रूपरेखा, हिंटेड फ्लो क्या है, वो किस ओर हिंट कर रहा है, इसकी रूपरेखा कैसे बनेगी। तो जिस दिशा में परीक्षक आपका दृष्टिकोण जानना चाहता है। हम प्रश्नों को तोड़ रहे हैं। पहले हमने कॉन्टेक्स्ट बताया कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा प्रश्न, फिर हमने फोकस पॉइंट ढूंढेंगे उसमें, फिर देखेंगे उसके हिंटेड फ्लो कौन कौन से हैं जिस दिशा में परीक्षक आपका दृष्टिकोण जानना चाहता है। अन्य आयाम भी जोड़ सकते हैं, है ना। तो अपेक्षित रूपरेखा के आसपास प्रमुख तर्क दिए जाने चाहिए। जब हम अपेक्षित रूपरेखा लिखेंगे, हिंटेड फ्लो जो होंगे, जो वर्ड होंगे उसमें प्रश्न में, तो जब हम उसके आंसर लिखेंगे तो प्रमुख तर्क देंगे, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन डायरेक्टिव।
और ये क्वेश्चनों पे मैं कल आपको बता चुका हूँ। कल का जो आपका वीडियो था इसी पे तो था, प्रश्नवाचक शब्दों पे, कि क्या प्रश्न निर्देश करते हैं आपके, व्याख्या करें, वर्णन करें, परीक्षण करें, स्पष्ट करें, सुस्पष्ट करें, मूल्यांकन करें, विश्लेषण करें। ये क्या है, ये उत्तर की संरचना और धारणा को तय करते हैं कि आपका उत्तर किधर जाएगा। और ये मैं कल वाले वीडियो में बता दिया था, वो आप देख सकते हो। अगर आप नए से देख रहे हो, आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैं ये लेके आ रहा हूँ शक्तिमान सीरीज के रूप में। क्योंकि ये जो सृष्टि देशमुख मैम है, उन्होंने जो आंसर राइटिंग मैनुअल एक बुक लिखी थी, तो आंसर राइटिंग के टिप्स दिए थे उसमें कि किस तरीके से तैयार होना चाहिए आपको आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है ना। तो प्रश्न के विभिन्न आयामों की भी शुरुआत में पहचान लो तुम, प्रश्न के कौन कौन से आयाम हैं। और क्यों पहचानना है, क्योंकि आप प्रत्येक भाग के लिए दिए जाने वाले अधिभार को तय कर सकें। समझ रहे हो ना, क्योंकि क्वेश्चन जो होगा उसमें कई भाग होते हैं और प्रश्न में हमें पता चल जाएगा कि 1 भाग है, 2 भाग है, 3 भाग है, और जितने भाग दे रखे होंगे उसका आंसर देना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए बन जाता है क्योंकि प्रत्येक भाग के लिए नंबर डिसाइड होते हैं, नंबर तय होते हैं कि इस भाग में भी नंबर हैं। अगर आप उस डायमेंशन को छोड़ दोगे, उस भाग को छोड़ दोगे, तो आपको नंबर कम मिलेंगे। अगर आपने एक ही डायमेंशन में बहुत ज़्यादा लिख दिया तो सारे डायमेंशनों पे बात करनी होगी जितने डायमेंशन दे रखे होंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन है, उदाहरण ले लो आप, 125 शब्द हैं, ओके। तो आईबीसी फॉर्मेट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, किसकी आईबीसी फॉर्मेट, 20% में इंट्रोडक्शन मान लो, 20% में कंक्लूजन, और बॉडी में होती है 60% पे, ठीक है ना। तो लगभग 25 शब्दों में आप 20 से 25 शब्दों में इंट्रोडक्शन, और 20 से 25 शब्दों में ही आप कंक्लूड कर दो, और बॉडी पे आप 75 शब्द लिख सकते हो। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन का है, ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन 200 शब्द का रहता है, तो वही फॉर्मेट तो वही रहेगा आईबीसी के हिसाब से। अगर हम देखते हैं तो इंट्रोडक्शन में आप 40 वर्ड लगभग लिख सकते हो, 120 वर्ड आप लिख सकते हो बॉडी में, और कंक्लूड कर दो फिर 40 वर्ड के साथ। तो वर्ड की लिमिट भी हमारी बनी रहेगी और इस तरीके से चीज़ें तय होंगी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और कौन सा फंडा है जिसे हम देखेंगे। तो हमने देख लिया प्रश्न को डिकोड करना, और प्रश्न के डिकोड करने में हमने क्या देखा था कि परिप्रेक्ष्य क्या है, फोकस पॉइंट क्या है, अपेक्षित रूपरेखा क्या है। तो अब क्वेश्चन लेंगे हम और क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि क्या रूपरेखा है, प्रश्न क्या कह रहा है आपका। चलिए प्रश्न देखते हैं। रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपाय सुझाइए। तो क्या है इसमें की पॉइंट जो देख रखे हैं, एक तो रिक्तीकरण परिदृश्य है, विवेकी जल उपयोग, जल भंडारण, सिंचाई प्रणाली, सुधार के उपाय, ये शब्द दे रखे हैं और इनके बारे में आपको देखना है। अब इसे तोड़ना है हमको, प्रश्न को डिकोड करना है कैसे। तो देखेंगे इसमें कितने भाग हैं, मतलब प्रश्न में कितने भाग पूछे हैं। तो 2 भाग हैं इसमें, एक तरफ जल भंडारण, दूसरा सिंचाई प्रणाली। क्योंकि क्वेश्चन क्या था कि रिक्तीकरण प्रदेश में विवेकी जल उपयोग के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपाय। पहला मतलब जल भंडारण में उपाय बता दीजिए, फिर सिंचाई प्रणाली में उपाय बता दो, इस तरीके से। तो 2 भाग बना दिए। कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन बात कर रहा है, तो ये कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, ये है रिक्तीकरण परिदृश्य। क्वेश्चन में ही आ रहा है ना, रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिए जल भंडारण। तो कॉन्टेक्स्ट हमने ढूंढ लिया, क्या बैकग्राउंड क्या ढूंढा हमने, ढूंढा रिक्तीकरण परिदृश्य, ठीक है जी। लेकिन फोकस पॉइंट क्या है, केंद्र बिंदु क्या है इसमें, केंद्र बिंदु आपके जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली है। ये हमने सेलेक्ट कर लिए, निकाल लिए, ये जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली, ये फोकस पॉइंट है, इन पे ज़्यादा बात होगी, ठीक। आगे अपेक्षित रूपरेखा क्या हो सकती है इसकी, अपेक्षित रूपरेखा क्या है, हिंटेड फ्लो क्या होगा, हिंटेड फ्लो, वही कीवर्ड उठाओगे। जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली क्या थी आपकी, मेन पॉइंट थे, मुख्य पॉइंट थे। उसमें से मैं कहूँगा सुधार के उपाय और विवेकी जल उपयोग, यही तो थे। हमने पहले ही क्वेश्चन जब तोड़ा था तो हमने इस पर ही अंडरलाइन किया था कि विवेकी जल उपयोग है, जल भंडारण है, सिंचाई प्रणाली है, सुधार के उपाय हैं। तो वही हिंटेड फ्लो है। अपेक्षित रूपरेखा हमने बना दी, जल भंडारण, सिंचाई प्रणाली, सुधार के उपाय, विवेकी जल उपयोग। प्रश्नवाचक शब्द भी आप देख लीजिए, क्योंकि वो उपाय पूछ रहा था कि उपाय सुझाइए। क्या पूछ रहा था, उपाय सुझाइए, ठीक है। चलिए अब शुरू कैसे करें। आपने देख लिया, प्रश्न को डिकोड कर लिया जी, आपने भाग भी देख लिए कितने भाग हैं उस क्वेश्चन में, आप कॉन्टेक्स्ट भी देख लिए किस परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसके फोकस पॉइंट को भी देख चुके हो, आप देख चुके हो अपेक्षित रूपरेखा आप कैसी बनाओगे, उसमें क्या क्या आना चाहिए, तो वो भी देख लिया आपने।
अब शुरू कैसे करें? तो इंट्रोडक्शन लिखना होगा आपको, शुरू में इंट्रोडक्शन लिखना होगा। और इंट्रोडक्शन जब भी लिखा जाएगा आप याद रखें कि उसको जो आपने जो वर्ड ढूंढा है परिप्रेक्ष्य वाला, कॉन्टेक्स्ट वाला, उसको लेकर के और प्लस फोकस पॉइंट के जो शब्द हैं उनको लेकर के आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। बहुत बेहतरीन लिखा जाता है, ये एक तरीका सबसे बेस्ट है। और इसके ऊपर हम अगली सीरीज जो 4th सीरीज में लेके आऊँगा, उत्तर लेखन को डिकोड करना, उसमें बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाएगा, बॉडी कैसे लिखी जाएगी और कंक्लूजन कैसे लिखा जाएगा। ठीक है ना? इसमें तो हम प्रश्न को डिकोड कर रहे हैं, वही देखिए। और एक और प्रश्न ले लीजिए आप। क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम प्रतीत होती है? तर्क दीजिए। ठीक है, अब जी करिए डिकोड इसको। इसमें पार्ट कितने हैं? सिर्फ एक। कैसे भाई? क्योंकि सिर्फ क्या ही पूछा है, क्या आप सहमत हैं? क्वेश्चन ये है कि किससे सहमत हैं? भारत में जो क्षेत्रीयता बढ़ रही है, क्या वो सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम है? सांस्कृतिक मुखरता के परिणाम के फलस्वरूप क्षेत्रीयता बढ़ रही है क्या? ये सिर्फ एक प्रश्न है, तो भाग एक है, इस पर ही बात करनी है हमको। कॉन्टेक्स्ट क्या है? किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो आप? कॉन्टेक्स्ट है आपका क्षेत्रवाद। क्या कॉन्टेक्स्ट है? ये वाला क्षेत्रवाद। फोकस पॉइंट क्या है इस पे? फोकस पॉइंट है आपका सांस्कृतिक मुखरता, क्योंकि इसने कहा था कि सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम है क्या? क्षेत्रीयता। बढ़ती हुई जो सांस्कृतिक मुखरता है उसका परिणाम क्या निकल रहा है? क्षेत्रीयता। तो फोकस पॉइंट हो गया आपका सांस्कृतिक परिणाम। कॉन्टेक्स्ट आप लोगे कॉन्टेक्स्ट आप लोगे क्षेत्रीयता। ठीक है, अब अपेक्षित रूपरेखा क्या बन सकती है? ये देखिए, बढ़ती सांस्कृतिक मुखरता, क्वेश्चन वैसा कह रहा था, तो बढ़ती सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम क्या है? बढ़ती हुई क्षेत्रीयता। बढ़ती हुई क्षेत्रीयता मतलब क्षेत्रवाद। अब अन्य कारक कैसे जोड़े हैं हमने कि सिर्फ बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता के कारण ही क्षेत्रवाद नहीं हो रहा है, हो सकता है कि इसके अन्य और कारक हों, है ना? तो ये अन्य और कारक इसे फिलो करेंगे जब आंसर लिखेंगे तो। और आंसर डिकोड करना मैं नेक्स्ट सीरीज में बताऊंगा। इसमें तो प्रश्न डिकोड करना बता रहा हूँ मैं आपको कि आप प्रश्न को कैसे डिकोड कर सकते हो। ठीक है, और प्रश्नवाचक शब्द आपने उसमें ढूंढा था कि उसने पूछा था तर्क दीजिए, और प्रश्नवाचक शब्द के बारे में, वो प्रश्नवाचक शब्द क्या निर्देश देते हैं उसके लिए मैं सीरीज नंबर 2 देखिए आप, है ना, जो दूसरे नंबर की वीडियो है शक्तिमान सीरीज की। चलिए, जब इसको शुरुआत करोगे आप, फिर मैंने वही बात कहा, परिप्रेक्ष्य विषय वस्तु प्लस फोकस पॉइंट के साथ। और परिप्रेक्ष्य विषय वस्तु इसमें अगर आप देखोगे तो क्या था? क्षेत्रवाद, और फोकस पॉइंट क्या था? सांस्कृतिक मुखरता। आप इन दोनों को लेकर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हो। और क्योंकि अगर क्षेत्रवाद की आप डेफिनेशन दोगे, परिप्रेक्ष्य विषय वस्तु की अगर आप डेफिनेशन देके चलोगे, तो सांस्कृतिक मुखरता भी एक फोकस पॉइंट है, उसका भी आपको संक्षेप में समझाने की आवश्यकता होगी। तो दोनों को लेकर के आप इंट्रोडक्शन शुरू कर दें। समझ पा रहे हो ना? इंटरेस्टिंग लग रहा है? बहुत मजेदार वीडियो है। आई थिंक मुझे लगता है कि ऐसी वीडियो यूट्यूब पर शायद ही होगी। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को डिकोड करके देख लेते हैं। किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रम में आपदा की तैयारी पहला कदम होता है, ये कथन है। भूस्खलनों के मामले में, मतलब भूस्खलनों के मामले में स्पष्ट कीजिए कि संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण किस प्रकार आपदा अल्पीकरण में मदद करेगा। जितने भी कीवर्ड थे हमने अंडरलाइन कर लिए क्वेश्चन पढ़ते हुए। आपदा प्रबंधन कीवर्ड है, आपदा की तैयारी कीवर्ड है, भूस्खलन बिल्कुल कीवर्ड है, संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण कीवर्ड है, आपदा अल्पीकरण कीवर्ड है। इस टाइप से ले लिया हमने और अंडरलाइन कर लिया। चलो इसको डिकोड करते हैं। इसमें भाग कितने हैं? पहला भाग है कथन। कथन क्या है? किसी भी आपदा प्रक्रम में आपदा तैयारी पहला कदम होता है, ये कथन था। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है? प्रश्न वाक्य। क्या है प्रश्न वाक्य? प्रश्न वाक्य यह है कि भूस्खलनों के मामले में स्पष्ट कीजिए कि संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण किस प्रकार आपदा अल्पीकरण में मदद करेगा। ये वाला ये था आपका सेकंड वाक्य, प्रश्न वाक्य। चलिए जी, कॉन्टेक्स्ट क्या है? परिप्रेक्ष्य क्या है? बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड में है आपका आपदा अल्पीकरण, तैयारी, प्रबंधन। आपदा की तैयारी, आपदा का प्रबंधन, और ये मानचित्रण, ये क्या है? ये आपके कॉन्टेक्स्ट है, परिप्रेक्ष्य है। लेकिन फोकस पॉइंट क्या है? भूस्खलन। फोकस पॉइंट आपका क्या है? भूस्खलन। ठीक है ना? चलिए, इसका हिंटेड फ्लो क्या बना सकते हो आप? संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण। क्वेश्चन देखो यहाँ से,
ये कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि संकट अनुक्षेत्र मानचित्र किस प्रकार आपदा अल्पीकरण में मदद करेगा। तो हमने लिखा कि संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण हो गया। कैसे अल्पीकरण करेगा? किसमें? भूस्खलन में। भूस्खलन कमी होगा। फिर ये हमने हिंटेड फ्लो दे दिया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और आपको अभी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जागनी भी चाहिए। जब मैं उत्तर लेखन को डिकोड करना सिखाऊंगा मज़ेदार लगेगा एकदम। पहले तो ये प्रश्न को डिकोड करना सीखिए आप, है ना। और इसमें आपने प्रश्नवाचक शब्द को क्या देखा? सॉरी यार, ये ओके। प्रश्नवाचक शब्द क्या है स्पष्ट कीजिए। और प्रश्नवाचक शब्द क्या निर्देश करते हैं वो मैं कल वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, शुरुआत कैसे करोगे आप? आपदा प्रबंधन के व्यापक विषय के साथ शुरू किया जा सकता है। और आपदा प्रबंधन आप जानते हो क्या है? कॉन्टेक्स्ट वाला था, परिप्रेक्ष्य वाला शब्द था ये। जब भी आप इंट्रोडक्शन शुरू करें कॉन्टेक्स्ट प्लस फोकस पॉइंटों को इंक्लूड करके आप इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण को सरल शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि जो फोकस पॉइंट होता है उसको तुम बगैर परिभाषित करे नहीं छोड़ सकते, उसको आप समझाओगे ही। और कॉन्टेक्स्ट वाला रहता है, जो परिप्रेक्ष्य वाला रहता है, बैकग्राउंड वाला जो शब्द रहता है उसको आप इंक्लूड कर सकते हो किसमें? इंट्रोडक्शन में। ठीक है ना। और इस तरीके से आपने प्रश्न को डिकोड करना सीख लिया। ठीक है ना। और मुझे लगता है कि ये एकदम बेहतरीन वीडियो चल रही है। ये आंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्प करेंगी। इसको देखना, शेयर करना, लाइक करना। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ लाइक शेयर करने के लिए, अगर आप ये भी नहीं करना तो अगर आपको अच्छी ये वीडियो लगे तो आप मुझे थैंक्स बोल देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।